जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों एसएससी जीडी की 23 अब जो फरवरी है उसकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसका एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पेपर के एनालिसिस को। मैंने विथ डिटेल आप लोगों के लिए चीजें जो हैं वो ली हैं और कौन कौन किससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था यहां पर और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आगे भी रिपीट हो सकता है। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था? दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च महीने में आया था 1942 के अंदर। 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 के अंदर दोस्तों ये भारत के अंदर आया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो देख लीजिए। इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग हासिल करना था, पहली बात तो। दूसरा, क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व है ये कौन कर रहे थे? तो याद रखना, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है दोस्तों वो यहां पर कर रहे थे। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों ये कौन थे? तो याद रखना, विंस्टन चर्चिल जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली बार एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बारे में क्वेश्चन आया था। कुडनकुलम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है दोस्तों ये किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है ये तमिलनाडु के अंदर दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और बहुत बार रिपीट होता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो एक तो है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, और ये 1993 के अंदर दोस्तों शुरू किया गया था। कहां पर? गुजरात के अंदर यहां पर शुरू किया गया था, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट की है, ठीक है। वही अगर हम कल्पकम जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1984 के अंदर स्टार्ट किया गया था, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी भी क्षमता 440 जो मेगावाट है वो देखने को मिलती है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 में यूपी के अंदर दोस्तों स्टार्ट किया गया था, 440 वोल्ट मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा कोगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 के अंदर स्थापित किया गया था कर्नाटक के अंदर, वो यहां पर 880 मेगावाट। इसके अलावा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्टार्ट किया गया था 1180 मेगावाट। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 महाराष्ट्र में दोस्तों स्टार्ट किया गया था और यह किया गया था 1400 मेगावाट। और कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2013 के अंदर तमिलनाडु के अंदर दोस्तों किया गया था। ये जो लिस्ट है मैं एक बार पहले भी आप लोगों को एग्जाम एनालिसिस के दौरान बता चुका हूं, ठीक है। यानी कि यहां से क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं। आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखो, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे? दोस्तों ये दोनों के दोनों केरल से संबंधित नृत्य जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। केरल के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं अगर हम बात करें भरतनाट्यम की तो तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से संबंधित है। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, मणिपुर मणिपुर से संबंधित है, यहां पर शास्त्रीय नृत्य यहां पर असम से संबंधित है और उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। ये लिस्ट भी मैं पहले शेयर कर चुका हूं, इसका मतलब क्वेश्चन यहां से भी बना है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखो, डंडा यात्रा महोत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध कहां से है? तो याद रखना उड़ीसा से दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कौन कौन से हैं? एक तो है सरहुल नृत्य, दोस्तों ये कहां का है? तो याद रखना झारखंड का आप लोगों को देखने को मिलेगा। गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव दोस्तों कहां का है? तो याद रखना महाराष्ट्र का। वही अगर हम वांचुआ महोत्सव बात करें और बिहू की अगर हम बात करें दोस्तों कहां का है? असम का है। अगर हम यहां पर ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करें दोस्तों कहां पर होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला दोस्तों कहां पर बढ़ता है? राजस्थान में बढ़ता है,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर उत्तरायण और रण महोत्सव की बात करें, गुजरात में होता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है दोस्तों, ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर पोंगल त्योहार की बात करें, जल्लीकट्टू की बात करें, यहाँ पर थाई पुसम की बात करें यहाँ पर, और नट्याजली पर्व की बात करें, तो ये दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर हरेली त्योहार और यहाँ पर बस्तर दशहरा जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों बढ़ता है। वही अगर हम यहाँ पर गुरेज पर्व और सिकारा महोत्सव की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। कुछ और हैं जो भी देख लो आप यहाँ पर। एक तो है मांडू त्योहार, और यहाँ पर लोकरंग महोत्सव दोस्तों, ये एमपी के अंदर मनाए जाने वाले फेस्टिवल है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव और जगन्नाथ पूरी यात्रा का अगर हम बात करें, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। होमिस त्योहार दोस्तों लद्दाख का ही एक क्या है, फेस्टिवल है। अगर हम यहां पर सिग्मो महोत्सव की बात करें, गोवा का एक फेस्टिवल है। और अगर हम यहां पर लोसांग पांग लहब्लोस जो है त्योहार, ये दोनों के दोनों कहां के हैं, तो याद रखना सिक्किम के दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं, इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो डेफिनेटली यहां से इन फ्यूचर क्वेश्चन जो है वो बनने के पूरे पूरे आसार हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? मस्त लग रहा है ना? वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है ना, और ये आर्टिकल 32 के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली कहां पर रिट दायर कर सकते हैं? यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 को हम संवैधानिक उपचार कहते हैं, और इसी को बी.आर. अंबेडकर जी ने यहां पर क्या कहा है, संविधान की आत्मा जो है दोस्तों यहां पर ये कहा है। अच्छा, वैसे पैराम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये तो बी.आर. अंबेडकर जी के अनुसार है। वैसे संविधान की आत्मा क्या है? उद्देशिका। देखो यहां पर अगर हम मूल अधिकारों की बात करें, तो आप सभी को पता है पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 ही मूल अधिकार रह चुके हैं। 6 कौन कौन से हैं वो भी देख लो, और किस किस आर्टिकल से संबंधित है। देखो, समानता या फिर समता और समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा यहां पर पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप देख लेना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24, और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से लेकर 28, यही क्वेश्चन आया हुआ है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 और 30 के अंदर, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 के अंदर था और 19F के अंदर था, जिसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये क्या था, सातवां हमारा यहाँ पर मौलिक अधिकार था, जिसको यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के दौरान यहाँ पर हटा दिया है, और इसको 301 के अंदर दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। अब देखो, सबसे पहले हम समानता के अधिकारों की बात करें, आर्टिकल 14 से लेकर 18 कौन कौन से हैं वो। 14 विधि के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म लिंग स्थान जन्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव जो है वो होगा निषेध। 16 यहाँ पर सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में ही उपाधियां देने की जो परंपरा है वो कायम रही है। क्लियर है? अगला देखो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यहाँ पर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि 19 के अंदर है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A में ही आप लोगों को जो आपकी प्रेस फ्रीडम है वो देखने को मिलता है, शांतिपूर्ण जो ढंग से हमें यहाँ पर सम्मेलन करने का अधिकार है, गुट बनाने का अधिकार है, तो ये सारे के सारे संस्थाएं निर्मित करने का अधिकार है। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 के अंदर दोस्तों दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 जो है, ये अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है ना, उसके संबंध में हमें क्या देता है, संरक्षण देता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21
किस दौरान भी नहीं हटते, तो याद रखना आपातकाल के दौरान भी दोस्तों नहीं हटते हैं, आपातकाल के दौरान भी ये दोनों के दोनों रहते हैं। अच्छा 20 तो मैंने बता दिया, 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है ना। अच्छा 21 ए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन था। इसमें यहां पर जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को यहां पर निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 22 जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है यहां पर। वही अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है। 23 में देखो मानव दुर्व्यापार एवं जो बलात् श्रम निषेध आप लोगों को देखने को मिलेगा, कारखानों आदि में जो बच्चे हैं उनके काम करने को यहां पर निषेध करार दिया गया है 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। धार्मिक क्षमता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर और 28 तक है। वहीं पर अगर हम बात करें 25 अंतःकरण निर्बाध रूप से यहां पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों में नियोजन करने की सरलता जो है दोस्तों वो 26 आर्टिकल में बताई गई है। 27 के अंदर धार्मिक है, 28 के अंदर राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा यहां पर नहीं दी जाएगी। तभी तो आप देखते हैं ना कि यहां पर कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक मंदिर स्थापित नहीं किया जाता, वहां पर सिर्फ सरस्वती माता का मंदिर होता है। इसके अलावा जैसे कि कोई बालाजी का मंदिर हो गया, कोई विष्णु जी का मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गई, तो वो नहीं होगा, है ना। सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंधित अधिकार जो है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, और आर्टिकल 30 जो है स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर दोस्तों 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी है गोदावरी 1465 आप लोगों को देखने को मिलती है। कृष्णा 1400, यमुना 1376। अच्छा यमुना जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है अगर आपसे कोई पूछा जाए तो। नर्मदा 1312, सिंधु यहां पर 1114। अच्छा सिंधु नदी वैसे तो लंबी नदी है, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ ये इतनी फ्लो होती है, और वैसे भी सिंधु नदी भारत की नदी नहीं है, ये पाकिस्तान की नदी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर लंबी दूरी जो है ना वो पाकिस्तान में तय करती है। ये ब्रह्मपुत्र 1916 यहां पर 916, महानदी जो है 890, कावेरी 800, और ताप्ती जो है दोस्तों ये 724 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, जन औषधि एक्सप्रेस कब चलाएगी? दोस्तों ये 1 मार्च 2023 को यहां पर चलाएगी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है? मैंने आपको बताया था 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो दी गई है। वही अगर हम बात करें अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, तो आप सभी को पता है गोल्ड मेडल जो है वो हमने जीता था। अच्छा खेल से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आया है मीराबाई चानू को लेकर। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से दोस्तों, भारोत्तोलन से आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो याद रखना विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहां पर हीराकुंड बांध दोस्तों आप लोगों को सबसे लंबा बांध जो है वो देखने को मिलता है। किस नदी पर है? तो याद रखना महानदी पर है। उड़ीसा के अंदर दोस्तों आप लोगों को ये बांध देखने को मिलेगा। कुछ लिस्ट है बांधों की, वो भी आप देख लीजिए। देखो टेहरी डैम भागीरथी नदी पर है, और ये उत्तराखंड में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा है हीराकुंड बांध, मैंने आपको बताया महानदी और उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी और गुजरात में स्थित है। और अगर हम फरक्का बांध परियोजना की बात करें, हुगली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है। उरी बांध झेलम नदी और जम्मू एंड कश्मीर में, उरी आप लोगों को पता होगा। अच्छा इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर आप लोगों को देखने को मिलता है एमपी में। कल्लानाई बांध जो है कावेरी नदी पर है दोस्तों, अगर हम बात करें तमिलनाडु में है। तो यहां पर दुल्हस्ती बांध जो है
चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। वही अगर हम सलाल बांध परियोजना की बात करें दोस्तों, चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और मेट्टूर बांध जो है दोस्तों कावेरी नदी में है, नदी पर है और तमिलनाडु में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला कुछ जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के आर्टिकल जो और पूछे गए हैं संविधान से रिलेटेड वो भी देख लो। अच्छा, संविधान पॉलिटी से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो भी देख लेना। 5 घंटे का वीडियो है, थोड़े दिन पहले ही क्लास ली थी, है ना। इसके अंदर ये सारी चीजें करवाई हुई है आप लोगों को। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति कौन से आर्टिकल से संबंधित है? दोस्तों आप लोगों को पता है आर्टिकल 55 जो है वो राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति से रिलेटेड आप लोगों को बताता है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां आर्टिकल 53 में आप लोगों को देखने को मिलती है। राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 54 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली आप लोगों को आर्टिकल 55 में देखने को मिलती है। अध्यक्ष पद का कार्यकाल जो है वो 56 में आप लोगों को, पुनः निर्वाचन की पात्रता 57, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए यहां पर योग्यता 58 के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। वही 59 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, ठीक है, 59 में, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर पुष्टि, 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, और 62 राष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित कराने का समय वो कब तक का है? तो याद रखना अधिकतम 6 माह आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं, वो देख लो। देखो, स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर। ठीक है, उभरने का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहां पर पनपना हो गया, इसके अलावा उठना हो गया, बढ़ना हो गया, इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें उन्नति करना हो गया, विकास करना हो गया, ठीक है, इसके अलावा उठना हो गया यहां पर। ठीक है, अच्छा, अधीन का पर्यायवाची क्या होगा? देखो दोस्तों, अधीन का पर्यायवाची है शासनाधीन, ठीक है, या फिर वशीभूत होना, या फिर बेसिकली परवश होना यहां पर, या फिर आश्रित होना किसी पर, किसी का दास होना, किसी का गुलाम होना, किसी के ऊपर वशीभूत होना, बेसिकली प्राश्रित होना यहां पर। ठीक है, मातम मातहब जो है वो होना, ठीक है, आश्रित होना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अच्छा, ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा? त्याग आप लोगों को दोस्तों पता है, त्याग होता है ग्रहण का। और वही अगर हम गद्यांश की बात करें दोस्तों, जहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आत्महत्या से रिलेटेड पूछे गए थे। जो सुसाइड अभी हो रहे हैं ना, आप लोगों को पता है बहुत सारे टॉपिक्स पर ये हर जगह अभी तो चर्चा में ही है। थोड़े दिन पहले मतलब कल परसों में ही एक बच्चे ने वापस आत्महत्या कर ली थी कोटा के अंदर, तो वो भी आप लोगों को यहां पर देखने थे। ये था आपका पूरा पेपर एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने 1000 लाइक तक पहुंचा दिया ना, तो आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर मिला करेंगे। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।